गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में देखेंगे PWM टेक्निक्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 6 का पार्ट है जिसमें स्टडी है, मतलब ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको समझना है। तो PWM टेक्निक को समझते हैं कि क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है PWM टेक्निक का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन से क्या समझते हैं। पल्स आप समझते हैं, पल्स जैसे आपका हार्ट बीट भी अगर रन कर रहा है तो आपका अगर कोई डॉक्टर भी तबीयत आपका देखता है तो क्या देखता है, आपका पल्स से देखता है। पल्स देखता है तो सडन क्या होता है, ऐसे होता है 0 से 1, कुछ 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 गया, धक से न किया, फिर वापस फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो इस ढंग से पल्स आपका आ रहा है। पल्स है नहीं कि सडन थोड़ा सा टाइम के लिए फिर ऑन हुआ, फिर उसके बाद फिर बंद हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर उसके बाद बंद हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका पल्स है। विड्थ, इस विड्थ को कितना टाइम के लिए पल्स ऑन होगा, इतना टाइम के लिए ऑन हो रहा है, या फिर ये पल्स का टाइम जो है विड्थ इतने टाइम के लिए ऑन हो रहा है, ये आपका डिसाइड करेगा कि कितना विड्थ है। तो ये पल्स के विड्थ को हम कंट्रोल करके हम स्विचिंग पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्विचिंग पैटर्न को कंट्रोल करने के यूज में आता है। नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग समझते हैं पहले कि अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पे रन नहीं करता है। क्या वजह है तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, या फिर दूसरे क्लास में कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर डीसी पे रन नहीं करता है, लेकिन इस डीसी पे अगर रन कराना है मुझे तो हम क्या करेंगे, अगर डीसी सप्लाई दे इस ट्रांसफार्मर में, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल लोड है, माने कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ बल्ब ही है। ठीक है, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल लोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्विचिंग यहाँ स्विच लगाना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर स्विच, जिसका बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन ऑफ हो। उस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर रन करेगा। अगर सिंपली यहाँ पे 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को देंगे तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर रन नहीं करेगा, जबकि बहुत हैवी करंट ड्रॉ करके सर्किट बर्न हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। पर अगर स्विचिंग पैटर्न लगा दिए तो अब क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऑन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए ऑन हुआ 10 वोल्ट, जब ऑन हुआ तो 10 वोल्ट दिया, फिर उसके बाद ऑफ हो गया, फिर यहाँ पे ऑन हुआ तो फिर 10 वोल्ट दिया, फिर ऑफ हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 10 वोल्ट से, यहाँ 0 से 10, फिर 0 फिर 10, वोल्टेज डीसी नहीं रहा। इसको बोलते हैं, इस ढंग से वोल्टेज को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी यानी कि पल्स के फॉर्म में एडीसी है। तो यहाँ पे वोल्टेज जब कांस्टेंट नहीं रहा, वोल्टेज अगर हर टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अलग, एवरेज वैल्यू अलग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू में हर इंस्टेंट पे यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू बात करेंगे तो हो सकता है इस पल्स का कंटिन्यूअस एक एवरेज वैल्यू निकल के आए, वो अलग बात है। पर इंस्टेंटेनियस देखें, हर इंस्टेंट पर देखें वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। जो वोल्टेज चेंज होगा तो उस इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे क्या होगा, फ्लक्स भी उसके अनुसार यहाँ पे जो बनेगा वो चेंज होगा। यानी कि डी फाई अपॉन डी टी का टर्म अब जीरो नहीं रहा, डी फाई अपॉन डी टी का टर्म्स जीरो नहीं रहा, समय के अनुसार ये चेंज हो रहा है। ओके, और डी फाई अपॉन डी टी का अगर चेंज हो रहा है तो एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, और लेंज लॉ से बात करें तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर सिर्फ डीसी रहा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा,
ए जो इंड्यूस ईएमएफ है 0, लेकिन अब d∅dt यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के अनुसार फ्लक्स भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होगा, E1 यहाँ पे कुछ पार्ट रहेगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर डीसी पे भी रन कर सकता है, अगर पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में इसको दें, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पर इसको दें। ठीक है, टोटल फ्लक्स जो रहेगा एक वेवफॉर्म के अनुसार जो आरएमएस वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट है, लेकिन हर इंस्टेंट पे फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब आते हैं कि क्या होता है पल्सेट पीडब्ल्यूएम, उसको समझते हैं। उसमें दो पार्ट आएगा, एक आपका आता है रिफरेंस वोल्टेज हमको लेंगे, और दूसरा आएगा आपका कि इसमें कैरियर यहां पे लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर वेवफॉर्म का। स्क्वायर वेवफॉर्म ऐसा है, इस ढंग से स्क्वायर वेवफॉर्म है। ये स्क्वायर वेवफॉर्म कुछ ऐसे ही कंटिन्यूस रहेगा ऐसे। तो यहां तक एक टाइम पीरियड है, जैसे कि साइन वेव का एक टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर वेव का यहां से फिर वापस रिपीट हो रहा था, एक टाइम पीरियड यहां तक रहेगा। ऐसे कैरियर लगाते हैं। कैरियर अगर इसको ले, कैरियर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, दो तरह से हो सकता है, या तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ले ले ऐसे, ट्रायंगुलर मतलब जितना स्लोप यहाँ पे उतना यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, या फिर सॉटूथ ले ले। सॉटूथ मतलब आरी की तरह यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ले आए स्ट्रेट 90 डिग्री, फिर यहाँ पे। तो ये आरी जो काटने वाला होता है, लकड़ी काटने वाला, अगर उसका धार आप देखिएगा तो इस ढंग से ही रहता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे इसका नाम दे दिया सॉ टूथ। जो आरी है उसका तीत की तरह यहाँ पे इसका शेप है, तो उसको बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। और एक पार्ट आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर। तो अगर यहाँ पे देखें इस ढंग से देंगे, यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे दिए 2 3 हम दे दिए। ओके, सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे भी दिए 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देंगे इस ढंग से। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वेवफॉर्म जो है, कौन कौन वेवफॉर्म, ए आपका हो जाएगा कैरियर। कैरियर हमेशा ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होगा, कभी काल बहुत ज्यादा, 100 गुना टाइम ज्यादा, 1000 गुना टाइम ज्यादा भी हो सकता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे। मान के चलो यहाँ पे ये आ गया 1 किलो हर्ट्ज पे, फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमें 3 दिखाया है, ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा है रेफरेंस से, पर ये हो सकता है कि 1000 टाइम्स भी ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है कैसा हम इसका फ्रीक्वेंसी चाहते हैं। और ये है आपका रेफरेंस। मान लेते हैं कि रेफरेंस आपका है 50 हर्ट्ज पे, एग्जाम्पल के लिए 50 हर्ट्ज कैसे, इसका मतलब 50 हर्ट्ज का कहने का मतलब यहां से यहां का जो टाइम पीरियड है एक साइकिल का, ये 20 मिली सेकेंड है। तो अगर ये 50 हर्ट्ज पे है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 हर्ट्ज पे। अब मेन फोकस करते हैं कि कैसे बनता है पल्स, तो इसको देखते हैं, एक पार्ट को ही समझते हैं। स्क्वायर वेवफॉर्म लिया, इसमें ट्रायंगुलर ऐसे ले लिया, कैरियर। ओके, अब दोनों वोल्टेज को कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने का मतलब है कि यहाँ पे एक कंपैरेटर लगा रहेगा जो दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर करके, और जब रिफरेंस वोल्टेज ग्रेटर देन कैरियर है, उस टाइम में आउटपुट कितना आएगा 1।
अब इसको देखते हैं क्या क्या इसका मतलब है कि रिफरेंस वोल्टेज, देखिए यहां पे रिफरेंस वोल्टेज यहां पे देख रहे हैं इस ब्लू लाइन से ऊपर है, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज मान के चलो ये 10 वोल्ट है रेफरेंस का, और यहाँ पे ये वेरी कर रहा है 0 वोल्ट से लेकर मान के चलो 12 वोल्ट तक वेरी कर रहा है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक तो कम है 10 वोल्ट से। तो जब यहाँ पे रिफरेंस वोल्टेज यानी कि स्क्वायर्ड वेव फॉर्म का वोल्टेज ज्यादा है, उस टाइम में कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करके बताएगा कि यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है और उसकी वजह से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक पल्स मिल जाएगा इस ढंग से। और जब यहाँ पे कैरियर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, अब यहाँ पे रेफरेंस कम है, रेड वाला लाइन है कम है, और ब्लू वाला लाइन इसके यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर देखें तो ब्लू वाला लाइन ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू वाला लाइन ज्यादा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। पल्स जो देगा पल्स, यहाँ पे आउटपुट कंपैरेटर का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 0। सिमिलर फॉर्म में अगर देखें यहाँ पे फिर से रेफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में फिर से 0, इस पार्ट में फिर से 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1। तो पल्स इस ढंग से आएगा। यहाँ पे अगर देखें, इस ढंग से टोटल पल्स आया। ओके तो ये आप समझ गए हैं कि पल्स कैसे बनता है, और इस पल्स का विड्थ को अगर चेंज करना है, पल्स का विड्थ को कम करना है या ज्यादा करना है, मान के चलिए आपको पल्स का विड्थ को और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर स्क्वायर वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और पल्स के विड्थ को हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस ढंग से अब देखिएगा कि ये जो यहाँ पे पल्स आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ ये पल्स ज्यादा रहेगा प्रीवियस के, ठीक है। और कम करना है तो क्या करेंगे, कैरियर फ्रीक्वेंसी को उसके अनुसार और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे रख देंगे। यहां तक क्लियर है। देखिए इसमें सेम चीज वैसे ही डायग्राम आपको बना कर दिखाएं पेन पेपर पे, कि यहाँ पे 3 ट्रायंगुलर है और यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, 3 कैरियर है। तो यहाँ पे पल्स आया, इस ढंग से पल्स आया, जब यहाँ पे कैरियर वेव ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें कंपैरेटर, एक कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरिजन कर रहा है। तो कंपैरेटर को हम डिसाइड करेंगे कि कब आउटपुट 1 देगा, कब आउटपुट 0 देगा। हमने यहाँ पे कंपैरेटर में क्या साइन लगा दिया कि जब कैरियर वेव फॉर्म यानी कि ट्रायंगल ज्यादा होगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे आउटपुट कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आउटपुट 1। तो ये चीज क्या किया, जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, जो हमने पहले केस लिया था उसका जस्ट हमने रिवर्स कर दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, कैरियर ग्रेटर देन स्क्वायर वेव फॉर्म, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो एक कंपैरेटर को आप डिसाइड करेंगे कि क्या इसका कब आउटपुट वहां पे 1 आएगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे भी पल्स जनरेट इस ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होगा, ये आपका अलग अलग फॉर्म के होगा। जैसे अभी हमने स्क्वायर वेव फॉर्म लिया था, ठीक है,
और अब जो केस ले रहे हैं ये होगा साइनोसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। एक केस क्या आ गया, साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये जो केस है साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये ज्यादातर इन्वर्टर सर्किट में काम आता है। इन्वर्टर क्या करेगा, डिस्कशन करेंगे। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी वोल्टेज यानी कि बैटरी में जो स्टोर्ड वोल्टेज है उसको यहाँ पे क्या करेगा, एज ए फॉर्म ऑफ एसी यहाँ पे बनाएगा। डिस्कस करेंगे इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे बात करते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे ए साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन काम आता है, जिसमें जो रेफरेंस है ये चीज क्या किए, साइन वेव ले लिए, और कैरियर जो है सेम यहाँ पे ट्रायंगुलर ले लिए। यहाँ पे ट्रायंगल में इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब वी शेप। ट्रायंगल दो तरह से हो सकता है, एक तो ऐसे जहाँ से स्टार्ट हो, और ये दूसरा केस हो सकता है कि एक ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो। तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी कि वी शेप, यहाँ या इसको बोल सकते हैं वी शेप और इन्वर्टेड वी। वी का उल्टा है तो इसको शेप बोल सकते हैं इन्वर्टेड वी। ठीक है, इसको देखते हैं। सेम तरीका वही है, लेकिन ए पार्ट साइनोसॉइडल वाला जो पार्ट है ए जनरली जहां पे एसी जनरेट करना है, एसी हमें प्राप्त करना है, वहां पे साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन को काम में लेते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में पल्स हम यहाँ पे देंगे। पल्स दोनों तरीका से जो अभी आपको बताएं कि या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, पीक वैल्यू से स्टार्ट हो। ठीक है, जो आपको मर्जी उसके अनुसार दोनों तरह से यूज करता है। वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे टेस्ट होगा कि किसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन है वेवफॉर्म में, जिसमें खराबी है तो उसको नेगलेक्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादा अच्छा वेवफॉर्म आएगा आउटपुट में उसको यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लेना है, ये पार्ट आपका यहाँ से वी शेप का 4 ले लिए, सिमिलर वे में यहाँ ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से सिमिलर आउटपुट आएगा। आउटपुट में हम कंपैरेटर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंपैरेटर को अप्लाई करने पर वहाँ पे सेट करेंगे कि या तो जब साइन वेव ग्रेटर देन ट्रायंगुलर वेव होगा, यानी कि वी से वेव है, तो आउटपुट यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो उस केस में जब भी यहाँ पे, जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, ब्लू लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, यहाँ आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, यहाँ आउटपुट 1 आएगा। फिर यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, यहाँ आउटपुट 1 आएगा। रिवर्स वेव में देखें, रिवर्स केस में ओके, तो रिवर्स केस में यहाँ पे मैग्नीट्यूड आती, साइन को मत देखिए, बस मैग्नीट्यूड को देखिए। यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है तो यहाँ आउटपुट 1, यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है तो यहाँ आउटपुट 1। ठीक है, यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, यहाँ आउटपुट 1, यहाँ पे साइन वेव ज्यादा है, यहाँ आउटपुट 1। ये पॉजिटिव स्विच को देगा, यहाँ पे निगेटिव स्विच को यहाँ पे देगा। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हमें सिग्नल पल्स मिलेगा। मान के चलिए आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पल्स मिला, फिर थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पल्स मिलेगा, फिर और बढ़ के। इसमें देखिए एक फायदा क्या है कि जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे, सेंटर वाला में जो पल्स आएगा ये थोड़ा बढ़ के आएगा। सेंटर में जो पल्स आ रहा है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा आएगा साइन वेव में, जबकि स्क्वायर वेव फॉर्म में, स्क्वायर वेव फॉर्म जब लिए थे उसमें सभी में एक समान यहाँ पे सिग्नल आएगा। यहाँ पे सेंटर वाला साइनोसॉइडल में यहाँ पे ज़्यादा विड्थ आएगा। अगर और ज़्यादा अगर समझना है इस ढंग से समझिए, जैसे मान के चलो साइनोसॉइडल हमने लिया और ट्रायंगुलर को और बढ़ा देते हैं,
तो यहाँ देखिए अगर सभी का अगर इक्वल भी अगर लेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे जो पल्स ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा, सेंटर में सबसे ज़्यादा, फिर और थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे, और कम होगा यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम एसी वेवफॉर्म बनाएंगे, देखिए एसी में क्या होगा, हमें आउटपुट चाहिए एसी, और एसी जब आउटपुट चाहिए हमें, तो इस एरिया में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज यहाँ पे होगा इसके वजह से ज़्यादा बनेगा। पर पल्स का विड्थ का हाइट, जैसे मान कर चलो यहाँ पे पल्स है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हाइट बढ़ा दें, ये चीज़ संभव नहीं है, पल्स एक ही लेवल पे आएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा पल्स बनाएं जिसमें कि यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे मान के चलो पल्स ऐसा है, यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर यहाँ पे फिर कम, फिर यहाँ पे और कम। तो ये पल्स विड्थ अगर यहाँ पे ज़्यादा है इस कंडीशन में, तो क्या देगा, आउटपुट वेवफॉर्म में भी यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ज़्यादा बना के आपको देगा। तो ये आपका हो जाएगा पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, जो कि आपका बेसिक है, ये आपको समझा दिए हैं। बाकी डिटेल में जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आपको डिटेल में आपको समझाया जाएगा कैलकुलेशन के साथ में कि क्या होता है, कैसे हार्मोनिक्स को हटाते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।